हेलो बच्चों। तो हम पढ़ रहे हैं सोशल साइंस। सोशल साइंस पढ़ रहे हैं हम कौन सी क्लास का? 10th क्लास का। और हमारा चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 2 है। और चैप्टर का नाम क्या है? सेक्टर्स इन द ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं सोशल साइंस के 10th क्लास के इकोनॉमिक्स का। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम देखेंगे, रिकैप करेंगे हमने पार्ट 1 में क्या किया है। एक्चुअली ये पार्ट 3 है, तो हमने पार्ट 1 में क्या किया है थोड़ा सा रिकैप करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमने देखा कि सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो हमारे पास सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, हमारे पास प्राइमरी या एग्रीकल्चर सेक्टर जो पहला होता है। दूसरा क्या है? सेकेंडरी, जिसको हम इंडस्ट्रियली भी कहते हैं। टर्सरी, जिसको हम सर्विस भी कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है, इसके बाद हमने कुछ एग्जांपल पर इकोनॉमी एक्टिविटीज एग्जैक्टली क्या होती है, फिर हमने लेट्स वर्क दीज आउट हमने किया। फिर उसके बाद हमने कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स, हमने इन तीनों सेक्टर्स को हमने क्या किया? कंपेयर किया। देन हमने वाइल मेजरिंग द टोटल प्रोडक्शन, हमने देखा कि जीडीपी किस तरह से निकाली जाती है और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स क्या होता है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे देखी। नेक्स्ट हमने किया हिस्टोरिकल चेंजेस इन द सेक्टर्स, इन तीनों सेक्टर्स में क्या क्या चेंजेस होती है उसके बारे में हमने पढ़ा। फिर लेट्स वर्क दिस आउट के बारे में हमने फिर से पढ़ाई करी। नाउ नेक्स्ट जो हमने पार्ट 2 में किया था, पार्ट 2 में हमने सबसे पहले बात करी कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर इंडिया में क्या रोल है, क्या सिग्निफिकेंस है। फिर हमने ग्राफ के जरिए जीवीए के बारे में पढ़ाई की। ठीक है, ग्रोस वैल्यू एडेड, राइट। देन उसके बाद हमने लेट्स वर्क दिस आउट किया। फिर हमने इसके जुड़े कुछ सवाल हमने किए। नेक्स्ट हमें पढ़ा राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्सरी सेक्टर्स। ये टर्सरी सेक्टर्स क्यों इसका राइज होते हुए नजर आ रहे हैं, इसका क्यों इंपॉर्टेंस राइज हो रहा है। फिर हमने शेयर ऑफ द सेक्टर्स इन जीवीए के माध्यम से हमने देखा। फिर उसके बाद हमने एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से देखा इन सेक्टर्स में क्या क्या चीजें, तीनों सेक्टर्स में क्या क्या शेयर है। देन उसके बाद हमने जो पढ़ा, हमने पढ़ा दिस प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेबर, लेबर की क्या क्या मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है तीनों सेक्टर्स में, उसके बारे में बात करी। फिर हमने लेट्स वर्क दिस आउट किया। फिर हमने एक इमेज के बारे में पढ़ा। इमेज के बाद हमने पढ़ा मेथड्स टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, हम किस तरह से मेथड्स, इसके अंदर हमने 4 चीजें भरी थी। और हमने गुड़ मेकिंग, हरियाणा में किस तरह से गुड़ मेकिंग की जाती है ये पढ़ा। फिर हमने सवाल दूसरा किया, फिर इमेज दूसरा की। ये सारी चीजें हमने पार्ट 2 में की थी। नाउ लेट्स, अब हम करने वाले पार्ट 3। पार्ट 3 में लेट्स बिगिन, एग्जैक्टली हम क्या करने वाले। तो ऑब्वियसली हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले जो हमारा आज का टॉपिक है, क्या डिवीजन ऑफ सेक्टर्स। हमने डिवीजन की बात करी। क्या एक हमारा डिवीजन क्या है? एक ऑर्गेनाइज है, दूसरा क्या है? अनऑर्गेनाइज। अब ये दोनों होता है क्या एग्जैक्टली? सो लेट्स स्टडी। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर्स होता क्या है। इट वाज अ कैरेक्टराइज्ड बाय द रेगुलर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे क्या होती है? रेगुलर टर्म्स की एम्प्लॉयमेंट होती है। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होता है। किसका रजिस्ट्रेशन होता है? गवर्नमेंट के साथ। मैंडेटरी अडेरेंस ऑफ लॉस और रूल्स को क्या की जाती है? फॉलो के। एग्जांपल के लिए हमारे पास मिनिमम वेज एक्ट। अब मिनिमम वेज एक्ट एग्जैक्टली होता क्या है? अगर सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बात करूं तो हमें ये बताना होता है कि जो तनख्वाह है, जो वेजेस है, उसको मिनिमम उसको देना ही देना है, किसी भी हाल में उसको देना है। और क्या होता है? ये रेगुलर टर्म्स होते हैं। यहाँ पे पूरा 12 महीने तक इनको क्या मिलती है? यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रहती है, अब ऐसे निकाल नहीं सकते। और यहाँ पे क्या होता है? मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होता है, गवर्नमेंट के साथ इनका रजिस्ट्रेशन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइज सेक्टर्स, राइट। दूसरा जो हमारे पास है अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स क्या होता है? रेगुलर टर्म्स होती है, एम्प्लॉयमेंट की मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होता है गवर्नमेंट के साथ, और वहां पे लॉ रूल्स फॉलो की जाती है। बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में क्या होता है? यहाँ पे क्या होती है? लैक ऑफ कंट्रोल, गवर्नमेंट कंट्रोल। यहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ही कम होता है। और नॉन अडेरेंस ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन, यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं की जाती। और यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? अनसिक्योर होती है। तो इस तरह से हमने देखा ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज में क्या डिफरेंसेस है। लेकिन मेनी ऑर्गेनाइज सेक्टर्स फार्म ट्रेस पास इनटू द ऑर्गेनाइज सेक्टर्स। अब यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग यहाँ से ऑर्गेनाइज सेक्टर्स अनऑर्गेनाइज की तरफ जा रहा है? अब ये क्यों? ये बेसिकली एक स्ट्रैटेजी टू द अवॉइड सर्टन लीगल फ्रेमवर्क, जो लीगल फ्रेमवर्क है उसको अवॉइड किया जा सके, और जो टैक्सेस है इसको अवॉइड किया जा सके। जिस वजह से लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स है अब यहाँ पे कहाँ जा रहे हैं? अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है? यहाँ सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पे ट्रेस पास द अनऑर्गेनाइज सेटअप। दूसरा क्या हो रहा है? जॉबलेस इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर्स। अब यहाँ पे क्या होता है? जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत सारे जॉबलेस, और यहाँ पे वर्ल्ड सेक्शंस होती है। अब एग्जांपल के लिए अगर हम डीपली पढ़ें तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जॉब्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर्स आल्सो पुशिंग मेनी वर्कर्स टू द लो पेइंग अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स है वो इस तरह से अपने आप को तैयार कर रहे हैं ताकि वो क्या कर सके? वो जो पेइंग है, जो पेइंग स्केल है उसको कम कर सके।
अब ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में क्या होता है कि आप अपनी मर्जी से कोई सा भी जो मिनिमम वेजेस है उससे नीचे भी दे सकते हो, बट ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में आपको देना पड़ेगा मिनिमम वेज। और यहाँ पे क्या होता है, जितने भी मेनी वर्कर्स है जो वल्नरेबल सेक्टर्स है, एग्जांपल के लिए हमारे पास शेड्यूल कास्ट है, फिर उसके बाद शेड्यूल ट्राइब्स है, इन सबको क्या होता है, इन सब ऑर्गेनाइज सेक्टर में सबसे ज्यादा काम करते हुए देखने को मिलता है। तो मोटा मोटी हमने देखा ऑर्गेनाइज सेक्टर्स क्या होता है, जो रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करता है और अच्छे से काम करता है, बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स किसी भी चीज को नहीं फॉलो करता है। और विडंबना देखिए, हमारी जो भारत में सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स है और ऑर्गेनाइज सेक्टर्स की जो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम है। नाउ नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले कांता एंड कमल के बारे में। अब कांता क्या कहती है, कांता क्या है, वर्क्स इन द ऑफिस, ऑफिस में काम करती है। सी अटेंड्स हर ऑफिस फ्रॉम द 9 to 9 9:30 से 5:30 बजे तक, एंड सी गेट सैलरी रेगुलरली, इसकी सैलरी क्या आती है, रेगुलरली आती है एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ। और इन एडिशन टू द सैलरी सी ऑल्सो गेट द प्रोविडेंट फंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीएफ, इनको पीएफ भी मिलती है एज पर द रूल्स पेड, रूल्स लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने बताया क्या, रूल्स के अकॉर्डिंग सबको पीएफ मिलेगा। एंड सी ऑल्सो गेट द मेडिकल, व्हाट, मेडिकल एंड अदर अलाउंस, इनको अदर अलाउंसेस भी मिलती है। कांटा की डज नॉट गो टू द ऑफिस एंड संडे, संडे को क्या करती है, ऑफिस नहीं जाती है। सी पेड हॉलीडे, ये क्या होता है, इनका पेड हॉलीडे होता है। सी ज्वाइंस वर्क, शी वाज गिवन अपॉइंटमेंट लेटर, इनको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है स्टार्टिंग ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन, यहाँ के अंदर टर्म्स एंड कंडीशन क्या होती है, इसके अंदर मेंशंस होती है। तो आप बताओ ये जो ये जो कांता है, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो ना। नेक्स्ट जो हमारे पास जो स्टोरी है, नेक्स्ट स्टोरी हमारे पास क्या है, हमारे पास है कमल। तो आज हम अभी कमल के बारे में पढ़ने वाले। सो कमल इज अ कांताज नेबर, ये क्या है, कमल क्या है, कांताज का नेबर है। एंड ही इज अ डेली वेज लेबर, ये क्या करता है, डेली वेज लेबरर्स है इन अ नियर बाय ग्रोसरी शॉप, कहां पे, ग्रोसरी शॉप के पास। ही गोज टू द शॉप एट 7:13 in the morning, works at the 8 PM in the evening. He gets no other allowance, इसको अलाउंसेस नहीं मिलती है वेज के अलावा। एंड he is not paid for the days he does not work, अगर ये नहीं जाता तो उसको भी वहां पे पैसे नहीं मिलते, बट इन द केस ऑफ कांता इसको पैसे मिलती है। सी हैज द देयरफॉर नो लीव, इसके पास नो लीव और पेड हॉलीडे, इसके पास नो लीव है और नो ही पेड हॉलीडे है। नोर वाज ही वाज गिविंग एनी फॉर्मल लेटर सेइंग दैट ही हैज बीन एम्प्लॉयड इन द शॉप, इसको कोई भी फॉर्मल लेटर्स नहीं मिला, राइट। एंड देन he has been employed in the shops, he can't be asked to leave the any time, भाई अब इसको कभी भी बोला जा सकता है एम्प्लॉयड के द्वारा कि आप यहाँ से जा सकते। तो हमें यहाँ पे जनरली यहाँ पे क्या देखने को मिला, जो कांता भाई है, जो कांता है वो किस में है, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम कर रही है। बट जो हमारा कमल भाई है वो कहाँ पे काम कर रही है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम कर रहा है। इससे हमारा और ज्यादा क्लैरिटी समझ में आता है कि ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स क्या है ना। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। डू यू सी द डिफरेंसेस इन द कंडीशन ऑफ वर्क बिटवीन कांता एंड कमल? ऑब्वियसली वी कैन सी दैट द मतलब जो वर्क कंडीशन है वहां पे हम देख सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द अदर सेगमेंट। तो हम यहाँ पे लेट्स वर्क दिस आउट करेंगे, यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे एग्जैक्टली अदर स्टफ के बारे में। सो लेट्स बिगिन। सो लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल, व्हिच ऑफ दीज अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स एक्टिविटीज, इसमें पता करना है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स कौन से। सबसे पहले अ टीचर टेकिंग क्लास इन स्कूल, एक जो टीचर है स्कूल में क्लास ले रहे हैं। एंड अ हेड लोड वर्कर कैरिंग अ बैग ऑफ सीमेंट इन द बैक ऑफ हिज मार्केट, राइट, इसके बारे में बता था। तो ये बेसिकली ये हो गया हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर्स, ये हो गया हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। अ फार्मर इरिगेटिंग हर फील्ड, ये कौन सा सेक्टर्स है, ये भी हो गया अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। देन हम डॉक्टर्स इन अ हॉस्पिटल ट्रीटिंग द पेशेंट, ये हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर्स हो गया। अ डेली वेज लेबर वर्किंग इन द कॉन्ट्रैक्टर, ये हमारा क्या हो गया, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हो गया। अ फैक्ट्री वर्कर गोइंग टू द वर्क इन अ बिग फैक्ट्री, अब ये डिपेंड करता है जो फैक्ट्री है किस तरह से काम कर रहा है, तो ये अनऑर्गेनाइज भी हो सकता है और ऑर्गेनाइज भी हो सकता है। नाउ हैंडलूम वेवर वर्किंग इन द हाउस, ये भी क्या हो गया, अनऑर्गेनाइज में कंसीडर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने 1 देखा। अब 2 देखते हैं। Take someone who has a regular job in the organized sectors, another who works in the unorganized। आपको यहाँ पे 2 ऐसे लोग लेने जो ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करते हैं और उनके वर्किंग कंडीशन पे आपको अलग से एक कंपेयर करना है और कॉन्ट्रैक्ट करना है। थर्ड हमारा क्या है, वुड यू बी डिस्टिंग्विश बिटवीन द ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, एक्सप्लेन्स योर, आपके अपने वर्ड्स में इसको लिख लें। नाउ फोर्थ हमारा क्या कहता है, टेबल बिलो शोज द एस्टिमेटेड नंबर इन द वर्किंग इन द इंडिया, यहाँ
एस्टिमेट ऑफ वर्कर इन द ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में बता रहे हैं, कब की, 90s की, 1990 के दशक की। रीड द केयरफुली एंड इन द मिसिंग डेटा शो द आंसर दैट फॉलो। नाउ यहाँ पे क्या है, प्राइमरी सेक्टर्स में क्या होता है कि यहाँ पे 1 है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में 0, मतलब यहाँ पे ब्लैंक है। टोटल कितनी है, 232। अब सेकेंडरी में कितना है, 41 है, और इसके अंदर क्या है, 74, और टोटल कितना है, 115। 14 है यहाँ पे, और यहाँ पे 18 है। टोटल कितना हो गया, ये कितना हो रहा है, टोटल 100%। तो आपकी जो टोटल परसेंटेज है ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में, आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग मिलियंस में लिखने हैं। मैं इसका जवाब नहीं बता सकता ना। यहाँ पे सवाल है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स इन एग्रीकल्चर। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में, जो एग्रीकल्चर में काम करे, कितने परसेंट है। डू यू एग्री दैट एग्रीकल्चर इज एन ऑर्गेनाइज सेक्टर्स। जो हमारा एग्रीकल्चर है अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स है, क्यों है, इसके बारे में बताना है। इफ यू लुक एट द कंट्री एज अ होल, अगर हम पूरे देश को पूरा एक साथ देखें, तो वी फाइंड दैट some percent of the workers in India are in the organized sectors. Organized sectors employment is available to only about ना इतना percent of the workers। तो इसको आपको खुद से सवाल लिखने। So let's move to the another section। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक क्या है, एक बंदा है वहां पे, when factories close down many once regular workers are found in the selling goods और पुशिंग अ कार्ट और डूइंग सम अदर और जॉब। तो जनरली क्या होता है, अगर फैक्ट्री क्या हो जाती है, क्लोज डाउन हो जाती है, तो ये लोग ये काम करते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक इंसान है जो यहाँ पे ये सम गुड का यहाँ पे कुछ सामान बेचे जा रहे हैं। तो इस तरह से क्या होता है, ये हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में कंसीडर करती है, जब यहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह बनो। इसलिए बोला जाता है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर्स को बढ़ावा करनी चाहिए और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को डिस्करेज करनी चाहिए, जिससे हमारा इकोनॉमिक्स और ज्यादा, जो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, बेटर हो सकती है। लेट्स टू अंडरस्टैंड द इश्यूज, हम किसके बारे में बात करेंगे, इश्यूज के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में, वर्कर्स को लेकर क्या क्या इश्यूज देखने को हमें मिलती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में। तो सबसे पहले बोलते हैं, देखते हैं, इट इज कॉमन टू फाइंड मेनी ऑर्गेनाइज सेक्टर्स इंटरप्राइजेस इनटू द अनऑर्गेनाइज। हमारे पास ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर्स है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में क्या करते हैं, अपने आप को बदल लेते हैं। क्यों, दे अडॉप्ट सच स्ट्रैटेजी, इस तरह से स्ट्रैटेजी अपनाते ताकि जो टैक्सेस को अवॉइड किया जा सके, और रिफ्यूज टू फॉलो द लॉज, और उस लॉ को फॉलो नहीं किया जाता। दैट प्रोटेक्ट द लेबर, हम इन सबको क्या करता है, जो लेबर है, जो लॉज है, प्रोटेक्ट करता है। इन सब चीजों को क्या रिफ्यूज किया जा सकता है ऑर्गेनाइज सेक्टर्स द्वारा। एज अ रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर आर फोर्स टू, बहुत सारे वर्कर्स है फोर्स टू इंटर द ऑर्गेनाइज सेक्टर जॉब एंड फेस वेरियस इश्यूज। उनको बहुत सारा इश्यूज देखने को मिलता है। तो सबसे पहले इशू के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो इशू उनको क्या मिलता है कि दे आर ऑफन एक्सप्लॉइटेड एंड नॉट पेड फॉर फेयर वेज। उनको फेयर वेजेस नहीं मिलती है। फेयर वेजेस इन द सेंस कि जिनको जितना पैसा मिलना चाहिए उनको उनका पैसा नहीं मिलता। एंड देयर अर्निंग्स आर लो नॉट रेगुलर, इनकी जो अर्निंग होती है क्या होती है, बहुत ज्यादा कम होती है, और ये डेली बेसिस पे नहीं होती है। जो एक एमएनसी कंपनी में काम करते हैं उनका क्या होता है, अर्निंग हाई होती है और रेगुलर बेसिस पे होती है। देयर जॉब्स आर नॉट सिक्योर, इनकी जॉब सिक्योर नहीं होती है। एंड नो हैव अदर बेनिफिट्स लाइक अदर अलाउंस, पीएफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड यहाँ पे क्या होता है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस बाय द वल्नरेबल ग्रुप्स। यहाँ पे क्या होता है, सोशल डिस्क्रिप्शन भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव देखने को मिलता है। खास करके जो हमारा क्या है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को देखने को मिलता है, और ओबीसी को भी देखने को मिलता है, अदर बैकवर्ड क्लास, राइट, इन ऑर्गेनाइज सेक्टर्स। जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले, दस प्रोटेक्शन, व्हाट प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द ऑर्गेनाइज सेक्टर्स वर्कर इज नेसेसरी। ये बहुत ज्यादा नेसेसरी है ताकि उनको मिल सके फॉर द बिकमिंग फॉर व्हाट, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ताकि इनका इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट हो सके। ताकि इस वजह से हमें ऑर्गेनाइज जो जितने भी इश्यूज है वर्कर का इन ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में, इसको हमें क्या करना है, इरोड खत्म करना है, राइट, एज ए इकोनॉमिक्स। नाउ जो नेक्स्ट पढ़ने वाले, लेट्स रिकॉल, और इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विथ सो मेनी एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस अराउंड अस। बहुत सारे हमारे पास क्या होते हैं, एक्टिविटीज हो रही है। वन नीड्स टू यूज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन टू थिंक इन अ यूजफुल मैनर। हमें क्लासिफिकेशन भी करना होता है, जो काम हो रही है, एक्टिविटीज हो रही है। द क्राइटेरियन फॉर द क्लासिफिकेशन कुड बी मेनी डिपेंडेंट अपॉन व्हाट वी डिजायर टू फाइंड आउट द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन टू एनालाइज द सिचुएशन। हमें सिचुएशन को एनालाइज करना है, प्रोसेस को क्लासिफाई करना है, ताकि हम बेहतर तरीके से उसको समझ सके कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। नाउ इन द डिवाइडिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, हमारे पास क्या होता है, अगर हम डिवाइड करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, तो हमारे पास क्या होता है, 3 सेक्टर्स देखने को मिलती है। पहला सेक्टर्स क्या होता है हमारा, प्राइमरी। दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी। तीसरा क्या होता है, टर्सरी।
द क्राइटेरियन यूज वाज द नेचर ऑफ एक्टिविटी, जो किस तरह का नेचर, उसके बेसिस पे हमने इसको डिवाइड किया। ऑन द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन वी आर एबल टू एनालाइज द पैटर्न, हम पैटर्न को एनालाइज कर सकते हैं, प्रोडक्शन को लेके, एम्प्लॉयमेंट को लेके इंडिया में क्या क्या हो रही है, क्या क्या प्रोडक्शन हो रही है और एम्प्लॉयमेंट क्या है। नाउ सो सिमिलरली वी डिवाइडेड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनटू द ऑर्गेनाइज सेक्टर्स, तो हमने ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में भी डिवाइड किया। यूज द क्लासिफिकेशन टू लुक एंड इनटू द एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट को लेके हमने देखा कि इस तरह से एम्प्लॉयमेंट, पहले हमने कैटेगरी क्या, पहले हमने क्या किया, प्राइमरी, एक पहला कैटेगरी का प्राइमरी, दूसरा क्या हो गया सेकेंडरी, तीसरा क्या हो गया टर्सरी। प्राइमरी को क्या कहते हैं, सेकेंडरी को क्या कहते हैं, टर्सरी को क्या कहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताओ। एक हमारा कैटेगरी, दूसरा क्या हो गया, हमने एक किया ऑर्गेनाइज सेक्टर्स एंड दूसरा किया अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, राइट। नाउ व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन that was derived from the classification experience? What are the problems and solution, what are the problems and solution that were indicated? Can you summarize the information in the following table? हमें यहाँ पे summarize करने की कोशिश करनी है। Now let's start. So सबसे पहले प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी है। अब ये क्या क्राइटेरिया, नेचर, एक्टिविटीज है। मोस्ट इंपोर्टेंट कंक्लूजन क्या है इसका, प्रॉब्लम इंडिकेटेड एंड हाउ कैन बी दे टैकल, एंड ऑर्गेनाइज सेक्टर्स का क्राइटेरियन यूज क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट कंक्लूजन क्या है, और प्रॉब्लम्स इंडिकेटेड एंड हाउ दे कैन बी टैकल। ये बच्चे आपको खुद से करने हैं, राइट, ताकि आपका जो मेंटल एबिलिटी है आप अलग से सोच सको। देयर इज नो राइट, देयर इज नो रॉन्ग, बट यू हैव टू अटेम्प्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द अनदर स्लाइड। नाउ तो अब हमने बात की कि जो हमारा सेक्टर्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, फिर हमने सेक्टर्स के बाद ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। अब हम जो बात करें सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, हम ओनरशिप के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, हमारे पास एक होता है पब्लिक सेक्टर्स एंड दूसरा होता है प्राइवेट सेक्टर। लेट्स स्टडी। तो सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक सेक्टर्स एग्जैक्टली क्या होता है। इसके अंदर जो ओनरशिप होती है किसकी होती है, गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है। एंड मोस्ट ऑफ द एसेट्स, जो एसेट्स होता है, अब एसेट्स क्या होता है, जो ऐसा एसेट्स जो चीजें हमें अगर एक बार इन्वेस्टमेंट करें तो बार बार हमें क्या करती है, उसमें मुनाफा दे, राइट, प्रोवाइड्स ऑल द सर्विस। अब यहाँ पे क्या होता है, सर्विस, जो पब्लिक सेक्टर्स में क्या होता है, सरकार सभी सर्विस को प्रोवाइड करवाती है और ये एसेट्स होता है। अब कैसे, जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास जीता जाता है, एग्जांपल क्या है, तो हम सबसे पहले रेलवेज को देते हैं। रेलवे में हमने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया, बार बार वहां से इनकम जनरेट हो रही है। पोस्ट ऑफिस को हमने एक बार इन्वेस्टमेंट किया, बार बार इनकम जनरेट हो रही है, तो इसको एसेट भी कह सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, पब्लिक सेक्टर्स। नाउ हम बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर्स क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे क्या होती है, प्राइवेट ओनरशिप होती है, किसी इंडिविजुअल का प्राइवेट ओनरशिप होती है। और यहाँ पे क्या होता है, डिलीवरी ऑफ सर्विस बाय प्राइवेट इंडिविजुअल और कंपनी, या इंडिविजुअल या कंपनी उसको प्रोवाइड करवाती है। एग्जांपल के लिए हमारे पास क्या देख सकते हैं, हम देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको हम बोलते हैं टिस्को, टी टाटा आई आयरन एंड एस स्टील, सी क्या कंपनी, ओ लिमिटेड, इसको हम टिस्को कहते हैं। फिर हमारा आईएल, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। तो हमारे दो एग्जांपल है प्राइवेट सेक्टर में, जैसे कि टिस्को एंड रिलायंस है, जो जिस तरह से हमारा हम मालिकाना, मतलब मालिकाना के हक बेसिस पे हम क्या करते हैं, सेक्टर्स को डिवाइड करते हैं। नाउ नेक्स्ट एक हम जनरल एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, जनरल एनालाइज, ताकि हम जो इंडिया सिनारियो को है हम बेहतर तरीके से समझ सके। लेट्स बिगिन। सबसे पहले देखते हैं गुड्स एंड सर्विस इन द प्राइवेट सेक्टर। जो प्राइवेट सेक्टर्स में प्रोवाइडेड विद द प्रॉफिट मोटिव, ये क्या करना चाहते, जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स है ये पैसा कमाना चाहते हैं, बट इन द हेंस द सेक्टर्स डज नॉट प्रोवाइड द सर्टेन एसेंशियल सर्विस। जो बहुत ज्यादा जरूरत की चीज होती है वो प्रोवाइड नहीं करवाते ड्यू टू द हाई कॉस्ट। इनपे क्या होता है, हाई कॉस्ट होता है और ऑपरेशनल बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होती है, उसको लागू करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है ना। ऑन द अदर हैंड अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट प्रोवाइड द सर्टेन सर्विस लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, रेलवेज बनाते हैं, हार्बर्स बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, इरिगेशन प्रोवाइड करवाते हैं थ्रू द डैम्स, राइट, एंड देन मेक देम अफोर्डेबल। इनका क्या होता है, अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल टू द एवरीवन। तो सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे। अगर एनालाइज करने की बात करें, जितने भी हमारे पास प्राइवेट सेक्टर्स है वो क्या करते हैं, वो बेसिकली पैसा कमाना चाहते हैं और वहीं पे इन्वेस्टमेंट करेंगे जहां पे उनको फायदा होगा। तो जितनी जरूरत की चीजें उस पर क्या होता है वो नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें हाई कॉस्ट होती है और वो उसको लागू करवाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन वही गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट वो नहीं चाहती कि वो पैसा कमाए, ऑल्दो पैसा कमाना चाहती है, बट वो चाहती है कि जितनी भी चीजें हैं,
जो सर्टन सर्विस है जो प्राइवेट नहीं कर पा रही है वो खुद करना चाहते हैं, जैसे कि रोड्स को बनाना, ब्रिजेस को बनाना, रेलवेज को बनाना, हार्बर्स को बनाना, इलेक्ट्रिसिटी बनाना, इरिगेशन बनाना, प्रोवाइड करवाना ताकि डैम्स के थ्रू। तो ये सब क्या होता है ताकि लोगों के लिए अफोर्डेबल हो सके, एक्सेसिबल हो सके। जैसे हमारे पास एरोप्लेन है, एरोप्लेन की टिकट देख लो कितनी महंगी आती है, बट रेलवे की देखो कितनी सस्ती आती है कंपेयर टू बोथ देम, राइट। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें, गवर्नमेंट हैज टू सपोर्ट, गवर्नमेंट को क्या करना होता है, सपोर्ट द प्राइवेट सेक्टर्स। क्यों? ताकि वो बेटर तरीके से कर पाए, टू इंड्यूस द कंटिन्यू प्रोडक्शन इन द सम सेक्टर्स। अब एग्जांपल के लिए हम क्या यहाँ पे देख सकते हैं, एग्जांपल के लिए बेरिंग द पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। अब इलेक्ट्रिसिटी बनाने में जितने खर्च आते हैं वो क्या करती है, वो बेयर करती है, मतलब उसको, एंड टू मेक द अफोर्डेबल फॉर द कंज्यूमर, ताकि लोगों को जो कंज्यूमर है उसको अफोर्डेबल हो सके, राइट। कैसे भी करके गवर्नमेंट को पब्लिक सेक्टर से बहुत तरह से सपोर्ट करना होता है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, गवर्नमेंट मस्ट spend on the activities that are consisting of this primary responsibility। गवर्नमेंट को वहां पे स्पेंड करना है, कहां पे स्पेंड करना है, जहां पे उनकी एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एग्जांपल के लिए हमारे पास क्या है, हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाना, एजुकेशन फैसिलिटी सभी को प्रोवाइड करवाना, ताकि उनका एक क्या होता है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की मानी जाती। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे इंटरेस्टिंग पॉइंट। इंटरेस्टिंग पॉइंट में हम सबसे पहले पढ़ेंगे राइट टू वर्क। अभी राइट टू वर्क होता है काम करने का अधिकार। अब एग्जैक्टली होता क्या है, इसको बोलते हैं, किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया गया था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ऑफ 2005, जिसको हम शॉर्टकट में मनरेगा 2020, महात्मा गांधी नेशनल रूरल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट की बात की जाती है। अब एग्जैक्टली क्या होता है, इसके अंदर जितने भी ग्रामीण एरिया वहां पे कुछ ना कुछ मैनुअल लेबर्स होते हैं, उनको काम करने के लिए दिया जाता है, और ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। इससे क्या होता है, जो हमारा एक तो जो हमारा पॉवर्टी होती है इससे इराडिक्शन होता है, और लोगों को इससे क्या मिलता है, एक तो पॉवर्टी इराडिक्शन होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलती है जो गरीब लोग हैं, कितने दिनों के लिए, अराउंड 100 दिन के लिए यहाँ पे दी जाती है, और डायरेक्ट यहाँ पे खाते में पैसा आता है, राइट। नेक्स्ट लेट्स वर्क दिस आउट। सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाई डू यू थिंक मनरेगा इज रेफर टू द, अब ये मनरेगा 24 का राइट टू वर्क क्यूब रेफर किया गया। इमेजिन दैट यू आर अ विलेज हेड, आप विलेज का हेड हो, इन द कैपेसिटी सजेस्ट सम एक्टिविटीज दैट यू थिंक शुड बी टेकन अंडर द दिस एक्ट एंड वुड बी ऑल्सो इंक्रीज द इनकम ऑफ द पीपल। किस तरह से आप सोच सकते हो कि कुछ एक्टिविटीज इसके अंदर आया जाए, किसके द्वारा, इस एक्ट के अंदर में, और किस तरह से लोगों का इनकम बढ़ावा दिया जा सके। डिस्कस, आपको डिस्कस करना है, खुद से लिखना। हाउ डू इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट किस तरह से जनरेट बढ़ाया जा सकता है। जैसे फार्मर्स प्रोवाइडेड विद द इरिगेशन, फार्मर से तो उसको इरिगेशन मिल सकता है, मार्केटिंग फैसिलिटी दिया जा सकता है, तो इस तरह से किस तरह से इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज किया जा सकता है। ऑन द अदर फोर्थ में, इन व्हाट वेज कैन एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज, किस तरह से जो एम्प्लॉयमेंट है अर्बन एरियाज में किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, आप इस बारे में किस तरीके से आप सोच सकते हो, राइट। नेक्स्ट है हम पढ़ेंगे समिंग अप। अभी तक हमने पूरा चैप्टर 2 पढ़ लिया, और चैप्टर 2 के ये जो मैंने एनसीईआरटी से लिए, तो लेट्स अंडरस्टैंड द बेटर वे। नाउ in the chapter we have looked at what ways of classification economic into the some meaningful groups। हमने मीनिंगफुल ग्रुप्स में देखा किस तरह से हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज को किया था। वन वे डूइंग दिस इज एग्जांपल वेदर द एक्टिविटीज रिलेटेड टू द प्राइमरी, हमने देखा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर्स में हमने किया। Data for India for the last 13 years shows that the while goods and service produced in tertiary sectors contribute the most। हमने क्या देखा, जो 30 साल में जो सर्विस सेक्टर इसका जो कंट्रीब्यूशन है बहुत ज्यादा हाई है, एंड द एम्प्लॉयमेंट रिमेन द प्राइमरी सेक्टर। सो एम्प्लॉयमेंट है वो प्राइमरी सेक्टर से ही सबसे ज्यादा मिलती है। वी हैव आल्सो सीन द ऑल काइंड ऑफ डन इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, किस तरह से हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को बढ़ाया जा सकते हैं देश के अंदर में। दूसरा जो क्लासिफिकेशन हमने देखा, पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर्स एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, यहाँ पे एक ये देखा एक्टिविटीज रिलेटेड टू द प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर्स में। दूसरा जो हमने अनदर क्लासिफिकेशन देखा, अनदर क्लासिफिकेशन किस में देखा, ऑर्गेनाइज सेक्टर्स एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में देखा हमने। फिर मोस्ट ऑफ द पीपल आर वर्किंग इन ऑर्गेनाइज सेक्टर्स, प्रोटेक्शन आर नेसेसरी, इनको सभी को प्रोटेक्शन की जरूरत है। ही ऑल्सो लुक एट अ डिफरेंस बिटवीन द प्राइवेट, हमने क्या देखा, हमने डिफरेंसेस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक एक्टिविटीज के बारे में देखा। एंड ये जरूरी क्यों, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू पब्लिक एक्टिविटीज फोकस ऑन द सर्टन एरियाज, पब्लिक जो सरकार है उसके कुछ मामलों में क्यों इतना इंपॉर्टेंस दिखाई देनी चाहिए, राइट। सो लेट्स अनदर स्लाइड। सो हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कर लिया, ये हमारे चैप्टर का लास्ट
पार्ट है। सो लेट्स रिकैप वह हमने पार्ट 3 में क्या किया है। सबसे पहले हमने बात की डिवीजन ऑफ सेक्टर्स, हमने डिवीजन ऑफ सेक्टर्स किसके, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में बात करी। फिर हमने कांता और कमल की स्टोरी को पढ़ा, फिर हमने लेट्स वर्क दिस आउट किया, फिर उसके बाद हमने इमेजेस को लेके पढ़ा, फिर उसके बाद हमने पढ़ा क्या क्या इश्यूज है वर्कर के साथ, किसके साथ, वर्कर के साथ अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में, राइट। फिर उसके बाद हमने कहा लेट्स रिकॉल पढ़ा हमने। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ऑनरशिप। हमने सबसे पहले देखा एक तो पब्लिक होती है, दूसरा हमने क्या किया प्राइवेट होती है, इन सब के बारे में हमने पढ़ाई करी, पब्लिक एंड प्राइवेट। देन उसके बाद हम एक जनरल एनालिसिस के बारे में देखा किस तरह से इंडिया सिनेरियो फॉलो करती है। फिर हमने इंटरेस्टिंग पॉइंट पढ़ा जिसका हमने राइट टू वर्क के बारे में बात करी, जो मनरेगा जो एक्ट 2005 में आई थी। फिर हमने लेट्स वर्क ऑफ दिस किया, राइट। फिर हमने यहाँ पे एक समिंग अप करी।